Hello guys, we discuss about cell cycle and its regulation. And next slide है definition. Okay. सेल साइकिल में हम बात करेंगे कि जो सेल साइकिल थोड़ा सा डिफिनीशन है, इससे हमको क्या होगा ना कि ओवरव्यू मिल जाएगा होल टॉपिक का कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारे जो होते हैं एक डिफिनीशन होते हैं। इससे मुझे एक ऑलरेडी एक ओवरव्यू मिल चुका रहता है कि नेक्स्ट जो भी मेरे पास स्लाइड आएंगे उसमें मुझे क्या क्या बातें जाननी है। तो हम पहले तो आपको ये बता दें कि एक मुझे मिला ओवरव्यू, इस चीजों से मुझे मिलेगा ओवरव्यू। तो जो सेल साइकिल है ये हार्वर्ड और पेले ने 1953 में डिस्क्राइब किया था। इसका डेफिनेशन है कि इसमें एक स्टेज आता है जिसमें जैसे एक स्टेज जैसे ही आता है तो उसमें सेल पास करते हैं फ्रॉम वन सेल डिवीजन होते हैं टू नेक्स्ट सेल में, यानी टू फेज है, इंटरफेज और एम फेज। तो दो स्टेज आ गया, उस स्टेज से सेल का पास करना फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू नेक्स्ट। अब इसी में जो फेज आता है उसमें सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं। ये जो स्टेजेज आ गए ना, इसी स्टेज में क्या होते हैं कि सेल क्या हुए, ग्रो हुए एंड प्रिपेयर हुए, किस लिए, डिवीजन के लिए। जैसे ही डिवीजन हो गए तो ये क्या होता है ना, जो सेल साइकिल का होल जो सेल साइकिल है एक अल्टरनेट होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कंटिन्यूअस है, अल्टरनेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जीनोम जो होता है उसका डबलिंग कर लेते हैं, डीएनए का सिंथेसिस कर लेते हैं। डीएनए का हम क्या किए, सिंथेसिस किए, किस फेज में, इस फेज में। वहीं पे जब हम ए फेज में जाएंगे तो जो जीनोम होंगे वो हाफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे साइटोकाइनेसिस फॉलो बाय कैरियोकाइनेसिस चलता है। यहाँ साइटोकाइनेसिस में जाने के बाद और कैरियोकाइनेसिस ऑल्सो, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस फॉलो बाय कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलो साइटोकाइनेसिस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमने जीनोम को हाफ कर दिया। तो ये तो हो गया आपका डिफिनीशन की सेल साइकिल क्या होते हैं। अब हमको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसको हम अंडरलाइन किए थे ना चीजें, तो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे ना कि सेल साइकिल जो होते हैं और उसमें टू फेजेज होते हैं। टू फेज हुए, अब यहाँ पे हमने टू फेज देखे। तो टू फेज जो होते हैं सेल साइकिल में, ये थोड़ा सा पेन का इशू है। तो इसमें टू फेज क्या होता है, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज को हम ऑल्सो नॉन एज प्रिपरेटरी फेज। जैसे आपने इंटरफेज जैसे कहा, इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज ही है। इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इंटरफेस जैसे स्टार्ट होता है इसमें सारे चीज को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यू नो एम फेज में जाने के बाद मुझे क्या करना है, चीजों को डबल करना है। ये तो आप भी जानते हैं, बेसिक तो आप जान ही रहे हैं। तो नो यू नो अबाउट दैट। तो जैसे ही एम फेज आता है तो इसमें क्या होता है कि हमको सारी चीज जो भी है, क्रोमोजोम है या जेनेटिक मटेरियल जो भी है, सारी चीजों को मुझे डबल करना रहता है। तो इसमें हम प्रिपेयर कर लिए, प्रिपेयर करने के बाद इसी इंटरफेज में तीन सब फेजेज आते हैं जिसमें सारी चीज हम प्रिपेयर करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि क्या होता है जी1 में, क्या होता है एस में, जी2 में क्या होता है। बस यहाँ पे हमको एक बार ओवरव्यू देना था कि इंटरफेज में क्या आते हैं, ऑलरेडी यू नो अबाउट। तो जैसे अब हमने क्या किया कि एम फेज में क्या होता है, ये ना two phases में डिवाइडेड है, जिसमें एक होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड होता है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे स्लाइड में तो सारी चीज दिए हुए हैं, हम इसलिए अंडरलाइन ज्यादा नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में आप जाएंगे, थोड़ा सा मोटा करना था फ्रेंड मुझे। तो अब जैसे साइटोकाइनेसिस में आप जाओगे तो साइटोकाइनेसिस यू नो अबाउट। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाते हैं टू में, दो सेल बना लेते हैं, ठीक है। यही कैरियोकाइनेसिस फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। तो इजी है,
आप ऐसे ही बात कर सकते हो कि हाँ, अब कैरियोकाइनेसिस में भी सब फेजेज हैं। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। हाँ, एक है इसमें कि आप ऐसे कर सकते हो कि जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस पे हम बता सकते हैं कि क्या है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आप यहाँ पे जैसे एक ये सेल हो गया, हमको सेल के अंदर गए, जैसे जा तो नहीं सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है, तो अब आप जैसे आप देखो कि प्रोफेज जो है इसमें क्या होता है कि जितने भी क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होता है, क्रोमेटिड होता है, क्योंकि सिंगल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी सारे क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में होते हैं। जैसे इससे आगे हम बढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेल जा रहा है, सेल ग्रो होगा, देन ये दूसरे फेज में, अब सेल सारे जो क्रोमेटिड होते हैं, अब ये सारे क्रोमेटिड, इसमें कहने की तो बहुत सारी बात है पर सारी चीज नहीं बताया जा सकता क्योंकि कंसेप्ट को ओवरलैप कर सकता है, कंसेप्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और कंसेप्ट अच्छे से समझा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें मोटी मोटी बातें हम बताने की कोशिश करेंगे क्या है कैसी है। हाँ, अब हम इसमें ब्रीफ में नहीं जा रहे, केवल अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, देन यू नेक्स्ट यू सी दिस नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हुआ आपका प्रोफेज, देन मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमोजोम होते हैं वे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइंड हो जाते हैं, ये अलाइंड है, इक्वेटोरियल प्लेट में क्या हो गया, अलाइंड हो गए, सारे क्रोमोजोम क्या हुआ, अलाइंड हो गए। अब जैसे अलाइंड हुए, नेक्स्ट में क्या होता है कि जो यहाँ पे सेल था, अब ये सेल आ गया एना फेज में, एना फेज। एक किस फेज की बात कर रहे हैं, माइटोसिस फेज। जैसे एक था इंटरफेज, एक था एम फेज, एम फेज में ये सारे फेज चल रहे हैं, ठीक है। तो एना फेज में क्या होता है कि जो एक क्रोमोजोम थे, एक क्रोमेटिड के फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे बन गया होगा उस समय तक क्या, that time you also a spindle are formed. Okay, this type of spindle are attached to chromatid with help of kinetochore. Okay, यहाँ पे काइनेटोकोर लगा रहता है और यहाँ से क्या करता है कि ये क्रोमेटिड जैसे लगता है क्रोमोजोम से, और ये सेपरेट कर लेगा, क्रोमोजोम को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा आता है टीलोफेज है। अब टीलोफेज में क्या होता है कि सारे तो क्रोमोसोम क्या हुए, सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे टीलोफेज में ज्यादा डीप नहीं जाते हैं हम, यहाँ पे इतना समझने का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो आपका स्पिंडल फाइबर बना हुआ था, वो क्या किया कि ऐसे खींचने के बाद ये पूरा ऐसे खींच लिया, इक्वेटर ये अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका ऑलरेडी, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे होगा और कैरियोकाइनेसिस को ही फॉलो करेगा क्या, साइटोकाइनेसिस। अब यहीं पे टीलोफेज में क्या होगा कि इसी को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। अब सेल का डिवीजन इसमें भी होता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज, ऐसे कर करके आगे आगे प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, ऐसे कैसे इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं आगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पर अभी तो बस मुझे जितना समझना था उस बात को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो इंटरफेज है ये पहले से बना हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत की चीज है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे एक मिनट, आप इसे, सो यू नो G1S और G2 फेज। सो G1S और G2 फेज, यहाँ पे पेन को चेंज करना है, देन यू ऑल्सो
know about this diagram। तो हमें यहाँ पे जानना है कि G1 S और G2 फेज क्या है। तो G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है। इसको हम ना तीनों फेज फेज जो होते हैं इसी को हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज, ये हो गया आपका इंटरफेज। ये हो गया मेरा एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं। हम एम फेज के बारे में इसके पहले वाले स्लाइड में हम बात किए थे, ठीक है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आया था और क्या क्या हो रहा था इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले वाले स्लाइड में। अब इंटरफेज के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब हमको बात करनी है नेक्स्ट फेजेस के बारे में कि नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है। स्लाइड ज्यादा है तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा फास्ट इसको करें। अब मुझे बात करनी है जीवन फेज के बारे में। जीवन फेज में क्या होता है कि हमको क्या करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जीवन फेज में भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से मुझे एंजाइम तो चाहिए, तो एंजाइम बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए मुझे आरएनए चाहिए, आरएनए भी चाहिए, एटीपी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज को हम प्रिपेयर करते हैं और जीवन फेज में रॉ मटेरियल बनाएंगे। रॉ मटेरियल में जैसे हमारे रॉ डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, बेस शुगर फॉस्फेट चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ पे ना आप ऐसे समझोगे तो इस सेल मेरा है ना, तो इस सेल में क्या क्या है, तो आप यहाँ पे एम फेज को डाल दो, यहाँ पे G1 डाल दो, यहाँ पे S डाल दो। तो ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2, ये हो गया M। हम इस फेज का बात कर रहे हैं। तो इस फेज में बोला कि डीएनए एप्लीकेशन के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम चाहिए, यहाँ पे एंजाइम चाहिए, ये जानने वाली बात थी। यहाँ पे हमको आरएनए चाहिए, ठीक है। आरएनए के बाद मुझे एटीपी का, एटीपी भी चाहिए क्योंकि बिना एटीपी का कैसे हो सकता है, एटीपी तो मस्ट है ना। अगर एटीपी नहीं रहे तो आगे वर्क ही नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से लेगा, एटीपी से लेगा, ये ब्रेक करेगा। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट ही ब्रेक करता है। रॉ मटेरियल चाहिए। अब मुझे डीएनए बनाना है तो बेस शुगर फॉस्फेट तो चाहिए मुझे, बेस शुगर और फॉस्फेट। शॉर्ट में हम इसको बता रहे हैं कि ये बेस हो गया, ये शुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया। इसमें तो हमको लग रहा है कि ये स्लाइड से बाहर जा रहा है, इसको बाहर बना ही दिए हम। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना था ना मुझे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको बताएंगे कि कैसे क्या क्या इसमें हो रहा है। तो बेस शुगर फॉस्फेट मुझे चाहिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज सिंथेसाइज होते हैं इस फेज में। सेल इसमें इंक्रीज कर देता है और सेल रेडी होता है जाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि आपका हुआ सेल, और इस सेल में क्या हुआ कि ये हो गया एम फेज, ये हो गया G1 फेज। इस फेज को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2, ये हो गया M फेज। अब इसमें हमको क्या चाहिए, तो एंजाइम चाहिए। किसके लिए एंजाइम चाहिए, किसके लिए, डीएनए एप्लीकेशन के लिए। हमको आरएनए चाहिए। आरएनए का नीड किस लिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए। ऑलरेडी यू नो कि रेप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं देन क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट मुझे एटीपी चाहिए, एटीपी रहेगा, ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये तो यही तो, इसी से तो एनर्जी ब्रेक होगा। देन जो भी करना है मुझे, रेप्लिकेशन कराए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांस कुछ भी, एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एटीपी के पास हमको रॉ मटेरियल चाहिए, किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जैसे डीएनए बनाना है तो इसके लिए हमको बेस शुगर और फॉस्फेट चाहिए। अब आप तो जान ही रहे हैं, शुगर पेंटेज शुगर हो गया, फॉस्फेट होगा, बेस में एडेनिन गुआनिन। अब जो भी चीज है हम इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे होता है प्यूरिन, इसे तो अभी बताना नहीं था। और प्यूरिन पैरानिन हो गया, एक में आता है एडनिन और गुआनिन आता है, एक में थायमिन आता है, यूरासिल आता है, साइटोसिन आता है। तो ये बेस हो गया। ये इस स्लाइड में इतना ही जानना था, ज्यादा डीप तो जाना नहीं है मुझे। अब सेल साइकिल जो इवेंट होता है जीवन के बारे में तो हमको पता चल गया कि क्या क्या हो रहा है। अब वो यहाँ पे आते हैं इसी स्लाइड में,
तो मुझे ये जानना है, जैसे अब हमने G1 देख लिया, अब G2 में जाएँगे तो क्या-क्या हो रहा है, इसके बारे में हमको देख लेना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करा देंगे हम, यानी डीएनए डबल हो जाता है। स्पिंडल सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? सेंट्रियोल फॉर्मेशन कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसका सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि मुझे हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, तो यही तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, जो डीएनए को ऐसे क्या करता है कि चारों तरफ से इसको पकड़ के रखता है, ठीक है? यहाँ पे हिस्टोन है, डीएनए से सॉरी, हिस्टोन पे डीएनए क्या किया रहता है, चारों तरफ से ऐसे ऑक्टामर होता है, तो ये चारों तरफ से ऐसे पकड़ के इसको रखता है, ठीक है? हिस्टोन डीएनए इस पे ओवरलैप कर गया ऐसे ऐसे, यह हिस्टोन हो गया, H1 H2 H3 H4 ऐसे ऐसे रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे एस फेज के बारे में हमने बात कर लिया, और नेक्स्ट फेज मेरा क्या है, नेक्स्ट फेज में एक सेकंड, नेक्स्ट फेज हमारा हो गया G2 फेज। तो अब जैसे एस फेज हमने जैसे ही एस फेज हम होना था, सेल के लिए बनाना था, वो सारी चीज हमने कर लिया, एप्लीकेशन कर लिया। उसके बाद से हमने क्या किया कि जो हमारे पास सेंट्रियोल थे, उसका हमने क्या किया, सेंट्रियोल को डिवाइड कर लिया, और सेंट्रियोल डिवाइड करने के बाद हमारे पास हिस्टोन को डिवाइड करना है, तो उसको सिंथेसिस कर लेंगे, और सिंथेसिस करके रेडी कर लेंगे G2 फेज में जाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट फेज आता है G2 फेज। G2 फेज में हम जैसे जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे भी ऐसे बात कर सकते हैं कि एक आप हमने सेल बना लिया, यहाँ पे एम फेज कर लिया, यहाँ पे G1, यहाँ पे S, और यही है G2 फेज। अब G2 फेज में हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन होता है, क्यों होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन बनाना है, तो ट्यूबलिन प्रोटीन, यहाँ पे ट्यूबलिन प्रोटीन होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए। सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाते हैं। इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए, क्रोमोसोम को मूवमेंट के लिए। G2 में जा रहा है तो क्रोमोसोम मूवमेंट तो करवाएंगे ना, क्रोमोसोम मूवमेंट तभी तो इक्वेटर से पोल के पास जाएगा। इसमें 38P का यूज भी होता है, और सिंथेसिस एटीपी का इंक्रीज मुझे कराना पड़ता है, तो ये सारे वर्क इसमें ऑलरेडी हो चुका रहता है। अब जैसे आरएनए का सिंथेसिस होता है, तो सेल क्या हो जाता है, ऑलरेडी रेडी हो जाता है किसी एम फेज में जाने के लिए। यहाँ पे तो G2 के बारे में आप जान के, मैं अब हमको ना इस स्लाइड को यूज करने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। G2 तो सेम बता दिया, एम फेज में थोड़ा सा समझना है कि जैसे हम थोड़ा सा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा जो जो बात हम बोले थे सेम यहाँ पे उस चीज को लिखा हुआ है कि प्रोफेज में क्या होता है, या प्रोफेज है तो इसमें जो क्रोमेटिड होता है, क्वाइल होते हैं, और वही ब्रेक डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस स्पिंडल का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ही मेटाफेज में जाते हैं तो क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है, वही चीज लिखा है सेम जो बात हमने पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं। एनाफेज में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल के पास जाने लगता है। टीलोफेज में जाएंगे तो रिकंस्ट्रक्शन होता है अपडटर न्यूक्लियाई का। जाहिर सी बात है, रिकंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा जो पहले से न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें साइटोकाइनेसिस ऑल्सो इंक्लूड होते हैं, इसमें फॉर्मेशन करते हैं सेल प्लेट का। इसमें जो इक्वल डिवीजन करते हैं साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियाई, सेल ऑर्गेनेल, और जितने भी चीज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि मुझे टू डॉटर सेल बनाना है तो सारी चीजों को डबल मुझे करना ही पड़े, तरीका है नहीं। अभी डायग्राम से थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे डायग्राम में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे। इसमें क्या होता है ना कि प्रोफेज, मेटाफेज, प्रो मेटाफेज थोड़ा सा उससे पहले दिखा दिया है कि मेटाफेज से पहले भी कुछ चीजें हो रहा होता है, उस चीज को दिखा दिया। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है। टीलोफेज में ही हम साइटोकाइनेसिस को बता दिए थे, पर जस्ट उसके बाद ही सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो हम प्रोफेज के बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है कि प्रोफेज में क्रोमेटिड, जो इससे पहले स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं कि क्रोमेटिड जितने भी होते हैं वो कंडेंस होते हैं। प्रोमेटाफेज में वो सारे स्पिंडल वगैरह बने हुए रहते हैं, तो स्पिंडल बने हुए रहते हैं और क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके लग जाता है। इक्वेटर पे आने वाले रहता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आने वाला रहता है। मेटाफेज में क्या होता है कि पूरे इक्वेटर पे क्रोमोसोम आ जाता है। एनाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वे तो सेपरेट होके स्पिंडल फाइबर सेल लग जाते हैं और क्रोमेटिड के फॉर्म में आ जाते हैं। टीलोफेज में क्या होगे कि क्लियरली क्या होगा कि वो सारे अलग अलग मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका है। तो एक मतलब उसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम है क्लियरली सेपरेट हो जाएंगे। सारी चीज उसका अपना एटीपी अपना सब कुछ अपना अपना वो बनाने लगेगा, यहाँ तो उसके पास आ जाएगा। देन जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो वो साइटोकाइनेसिस करेगा। साइटोकाइनेसिस फॉलो बाय कैरियोकाइनेसिस, तो सेल को डिवाइड कर लेगा क्योंकि अब उसको जीवन में फिर जाना है इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड मेरा है ये वाली। थोड़ा सा हाँ, ये तो अब तो मुझे ये पता चल गया कि क्या क्या हो रहा है। सेल साइकिल क्या था, अब सेल साइकिल में क्या कौन कौन से फेज है, उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीज समझ गए। कुछ इसमें चीज है जिसको मुझे अलग से जानना है इस चीज को। जैसे आप सेल साइकिल के बाद जो डिवीजन होता है उसमें ईच डॉटर सेल बिगिन स्टार्ट करते हैं कि वो जो इंटरफेज है न्यू साइकिल जब स्टार्ट होता है तो कितने उसमें जाएंगे, इस चीज को इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि सारे डिवीजन हो गए सब कुछ, सबको फिर इंटरफेज में जाना है सब जाएंगे ही। पर इसमें बोला कि फ्यू सेल इंटरफेज ऑफ अ फ्यू न्यू सेल, सम सेल जो होते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे हार्ट किडनी लिवर न्यूरॉन्स। ये क्या होते हैं कि रिमेनिंग मतलब ये रह जाते हैं जीवन फेज में फॉर सम टाइम, कम आउट ऑफ द सेल साइकिल एंड एंटर टू जी जीरो फेज। ये रुके रहते हैं क्योंकि इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ट किडनी लिवर न्यूरॉन्स। अब इसमें जितने भी फेजेज आ रहे थे, तो अगर इसमें कुछ भी दिक्कत अगर आ गया तो इसको जी जीरो फेज में डाला जाता है। यहाँ पे ना हम उसमें ना बताए नहीं थे, इसमें कुछ उतना कुछ था नहीं तो इसलिए हम इसको बताए नहीं थे। तो यहीं पे जब जीवन से हम लोग आते हैं ना और एस और जी टू में जाते हैं, ये तो एम फेज हो गया, ये जी वन हो गया, यही जी जीरो फेज है। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं किया, तो एस फेज हो गया, जी टू फेज हो गया। जी जीरो फेज जो होता है ये क्या है कि ये जो होता है क्यूसेंट फेज कहा जाता है। यानी अगर जो सेल अगर सेल में कोई दिक्कत उक्कत आ गया तो ये यहाँ पे इसको किल कर दिया जाता है। इसका यही है, इसको क्यूसेंट फेज कहते हैं। सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है जैसे इसमें गया। क्रिस्टियन फेज को हम तो जानते हैं, क्रिस्टियन फेज जो होता है इसमें स्टॉप हो जाता है। अदर एक्टिविटीज सेल कंटिन्यू करता है, समटाइम्स सेल री इंटर कर जाते हैं। अब सेल साइकिल सेल साइकिल क्रिस्टियन फेज रिक्वायर्ड होता है, करना रहता है वेरिडर्म का। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि बता कि डीएनए कंटेंट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रहा है। डायग्राम से मुझे इतना ही समझना है कि डीएनए कंटेंट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जीवन में अब सिंथेसिस, तो डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में हो रहा है ना, तो इसमें देखिए जीवन में तो सेम था, तो ए बढ़ा एस फेज में बढ़ा, जी टू फेज में बढ़ा था क्योंकि इसको वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां पे सारी चीजों को तो और बढ़ाएंगे। एम फेज जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे माइटोसिस होता है, तो अर्ली फेज ऑफ एम फेज, जैसे एम फेज का अर्ली प्रो फेज होगा, मेटा फेज एना फेज। जब तक टीलो फेज नहीं आ जाता है एना फेज में टीलो फेज, तब तक वो धीरे धीरे वो घट रहा है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि डायग्राम से बस मुझे ये समझना है कि ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे तो कंटेंट क्या था, सेम था क्योंकि यहाँ पे एक नया सेल इंटर किया है। कहाँ से, एम फेज से सारे
डिवीजन होने के बाद नया सेल इंटर किया G1 में। अब यहाँ से मुझे अब वो सेल अपना सारे एक्टिविटी करेगा, तभी तो डबल सेल होगा। जितने भी एक्टिविटी उस सेल में होंगे सारे एक्टिविटी उसने G1 में कर लिया। अब इस फेज में जाने के बाद क्या करता है कि उसने क्या किया, रेप्लिकेशन कर लिया, डीएनए को डबल किया। तो स्टार्टिंग में तो वो कर नहीं लिया होगा, अब उसके लिए तो कुछ टाइम पीरियड इसमें लगा होगा, तो इसलिए इस डायग्राम को इस टाइप से दिखाया गया है। अब G2 में नहीं ज्यादा हो रहा है नहीं कम हो रहा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, डीएनए कंटेंट का कुछ भी नहीं। इसमें तो स्पिंडल वगैरह की बातें हम करते हैं। एम फेज में हम जैसे जाते हैं, एम फेज में क्या होता है कि एम फेज में तो स्टार्टिंग में पीक पे था, डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया था, पर अब तो यहाँ पे हमको सेल को कैरियोकाइनेसिस करना है और साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस डीएनए कंटेंट को भी डबल कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं, जीनोम को हाफ कर रहे हैं, जीनोम का ये डायरेक्ट हाफ कर रहे हैं, सेल को भी हाफ कर रहे हैं। तो जीनोम जैसे ही हाफ होगा तो डीएनए कंटेंट भी हाफ होगा। फिर यहाँ पे सेम एज यूजुअल G1 में जितना था वहां पे यहाँ पे डीएनए कंटेंट हो गया। उसी को बता रहा है कि डीएनए कंटेंट जब बहुत सारे फेजेस चलते हैं उस समय क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया क्लियरली। नेक्स्ट फेज मेरा देखिए क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा रेगुलेशन के बारे में बात कर लेंगे। जो सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो सेल साइकिल अगर चलाना है तो उसको चेक करना पड़ेगा, अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। सेल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको तो चेक करेंगे ना, तभी तो आगे चलना। अगर उसको आगे हम चला रहे हैं तो अनचेक मैनर में तो चलाएंगे नहीं, तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए चेक करने के लिए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल चाहिए जो चीजों को रेगुलेट करे। जैसे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको डिटेक्ट करे, फिर रिपेयर करे, जेनेटिक डैमेज जो हो उस चीजों को ठीक करे, प्रिवेंशन करे, उस चीजों को कंट्रोल करे, कोई भी सेल अपने आप से ज्यादा डिवीजन नहीं हो जाए। ये रेगुलेशन ही तो है जिससे हमको कैंसर से बचाया जाता है। बॉडी इसी रेगुलेशन पाथवे से कैंसर से बचाता है, या कोई भी सेल है जो अनकंट्रोलेड डिवीजन करने लगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगा, इस सारी चीजों से बचाने का काम करता है। इसमें दो रेगुलेटरी की क्लासेस है, जैसे मान लीजिए साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। एक को साइक्लिन कहते हैं, एक को साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कहते हैं, जिसको सीडीके कहते हैं। अब सीडीके ये तो थोड़ा सा सीडीके कौन दिया है तो आप खुद ही आप पढ़ लो, इसमें क्या समझने का चीज है। फिजियोलॉजी में इनको पहले नोबेल प्राइज मिला था मेड्स 2021 में, इन्होंने ही लिनेडा हार्टल जो थे, टिम हॉर्टेंस और पॉल एम, ये सारे लोगों ने मिलकर इस चीज को दिया था कि रेगुलेटरी था ये सेल साइकिल का। उधर मुझे जाना भी नहीं था। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे जीवन, इसको थोड़ा सा हम इजी करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिन जो होता है ये इसमें होता है DEA और B होता है, ठीक है, ए होता है। और साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेज होता है 4 6 होते हैं, A2 होता है। ये वाले जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है 2 और 1 दोनों, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है। बी में केवल 1 होता है। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जीवन साइक्लिन होता है, जीवन साइक्लिन, डी साइक्लिन, जीवन सीडीके होता है, CDK4। इसमें साइक्लिन काइनेज क्या होता है, CDK4 होते हैं। अब इस पे साइक्लिन ई और ए दोनों पे जाएंगे, यानी ई और ए दोनों का बात कर रहा है। तो ये 2 ही होता है, पर 1 भी है तो ये तो 1 ही लिखा है। एस फेज में हम जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे CDK2 हो गया, ये हुआ CDK2। और एम फेज में CDK1 है। बी का तो यहाँ पे बात ही नहीं किया है, तो बी का यहाँ पे अब तो डाले नहीं है, पर आप यहाँ पे समझिए एम फेज के लिए होता है बी, ठीक है। यहाँ पे एम फेज के लिए यहाँ पे बी हो गया।
अब जितने भी स्टेज होते हैं इसमें लेवल जो होते हैं सेल का राइज करते हैं एंड फॉल भी करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, एप्रोप्रिएट साइकिल इन ऑर्डर टू एक्टिवेट हो, ये सब सेल साइकिल। यही है बस, इसमें बहुत इजी था, बस इतना ही समझना था, इस चीज को आप याद कर सकते हैं। और इसी चीज से जो आपको इस चीजों को जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसको आसानी से, ए हो गया पी सॉरी, थ्योरेटिकल पार्ट है इसको आसानी से समझ सकते हैं। डी ई ए बी, ये है डी, इस चीज को आप याद रखेंगे तो ये सारे समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, इसी चीज को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि क्या क्या हो रहा है किस फेजेस में, साइक्लिन और सीडीके के बारे में बता रहा है कि जो सेल साइकिल और साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, स्लाइड से बाहर तो बात नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीवन साइक्लिन और सीडीके का क्या है अपना रोल। जीवन साइक्लिन और सीडीके पहले ही हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे तो साइक्लिन तो हम समझ रहे हैं, जब यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सेकेंड इसको मुझे कट करना पड़ेगा, इसको एक मिनट। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे आप, हम पहले इसके पहले तो बात कर चुके हैं साइक्लिन और सीडीके के बारे में, तो ये हो गया आपका साइक्लिन। ठीक है, ये हो गया सी डी ए। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है। तो पहले तो हमको पता है कि डी क्या है, ई क्या है, सॉरी, और बी क्या है, डी ए बी। जैसे जीवन का बात किया साइक्लिन डी, यहाँ पे जीवन जो फेज था उसमें डी की बात करेंगे। ठीक है, अब साइक्लिन जीवन सीडी के जो होते हैं, इसमें क्या होता है जीवन साइक्लिन में, सीडी के जो होता है जिसको हम कहते हैं 4 6, ये क्या करता है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को, आरबी प्रोटीन को ये रोकता है वर्क करने से, अगर कुछ भी कर रहा है तो ये रोकने का काम करता है। और यह सिग्नल देता है कि क्रोमोसोम को कि प्रिपेयर करे रेप्लिकेशन के लिए। तो हम रेप्लिकेशन क्या है, एस है, डी ई ए। तो हम रेप्लिकेशन में जाएंगे तो ई की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास टू था, तो ये कहता है कि आप रेप्लिकेशन करिए साइक्लिन ई एंड साइक्लिन ए जो होते हैं, साइक्लिन ए या एस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए हो गया एस, यहाँ पे लिख सकते हैं साइक्लिन, ई हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ए पे जाएंगे यहाँ पे साइक्लिन ए, तो ए हो गया G2। ठीक है, एम, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो इसको 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें समझेंगे, यही है ओवरव्यू, यही है, इतना कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, बस इतना ही चीज को हमको समझना है, इतना चीज जो है यही है बस से। अब मुझे बस समझना है कि जीवन साइक्लिन डी 4 6 ये आरबी को इनहिबिट करता है। एस क्या है, सिंथेसिस करता है डीएनए को, रेप्लिकेशन वगैरह करता है। ए में जाएंगे, सीडीके 2 फेज होता है, साइक्लिन एस फेज सीडीके एक्टिवेट करता है डीएनए को और रेप्लिकेशन के लिए। G2 जो है, जिसको हम मेनली बी के बारे में बात करते हैं, G2 क्या है, बी है। तो हमने बात कर लिया G2 साइक्लिन बी, इसमें तो जो भी स्पिंडल वगैरह का बात कर चुके हैं, तो इसमें जाना ही नहीं है। माइटोसिस को आप जान ही रहे हैं, जो एम फेज में होता है, डी ई ए बी, सॉरी इधर आएगा, ई इधर जाएगा, G2 इधर जाएगा। ठीक है, ए बी हो गया माइटोसिस फेज। ठीक है, बी हो गया। अब बी के बारे में बता ही दिया कि जो CDK1 माइटोटिक साइक्लिन एम फेज का था, G2 साइक्लिन बी। ठीक है,
तो सीडीके एक्टिवेट करेगा माइटोसिस को। सीडीके का काम ही क्या होता है कि वो एक्टिवेट करते हैं माइटोसिस को। सॉरी, इसमें मुझे G2B के लिए था, ठीक है, G2B के लिए था। इस पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस स्लाइड पे क्या हो रहा है। अब इसमें सेल साइकिल जो चेक पॉइंट होते हैं, उस सेल को मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट। अगर मान लीजिए अब सेल साइकिल को हम चेक कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे और रेगुलेट भी करेंगे। इसमें क्या होता है, सेल साइकिल का प्रोग्रेस करेंगे। चेक पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। चेक पॉइंट कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 3 मेनली चेक पॉइंट होते हैं, G1S, G2M और APC। G1S जो होता है एस फेज से पहले हो जाता है, बिफोर एस फेज हो जाता है। G2 जो होता है एस फेज आफ्टर एस फेज हो जाता है। और सॉरी, एपीसी जो होता है ड्यूरिंग माइटोसिस। जैसे ही माइटोसिस हो रहा होता है उस समय एपीसी का चेक पॉइंट, एपीसी चेक पॉइंट या सी कह सकते हैं, चेक पॉइंट होता है। इस चीज को भी जानना जरूरी था। जैसे ना अगर हम यहाँ पे ना डायग्रामेटिकली समझने का कोशिश करें, तो कुछ ऐसे आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जीवन डालिए, सॉरी उतना खूबसूरत डायग्राम बना नहीं, ये हच पच हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बीट ही नहीं रहा, एक सेकेंड, इसको, सॉरी। इसमें 3 मेनली चेक पॉइंट हो गया जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब ना इसका हम थोड़ा सा डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि जो चेक पॉइंट है कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये तो हुआ मेरा एम फेज, ठीक है। ये हो गया G1, ये हो गया S और ये G2 हो गया। ये हो गया G1, ये हो गया S और ये हो गया G2 और ये हो गया M। तो G1 और S चेक पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे G1S चेक पॉइंट हो गया। S पे जैसे ही कंप्लीट होने वाला रहता है तो यहाँ पे ये वाला G1 और S हुआ, वैसा ही S और G2 के पहले ही G2 और M के पास, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, G2 और M के पास G2M चेक पॉइंट यहाँ पे होगा। S पेज हो चुका रहेगा और G2M M चेक पॉइंट होगा यहाँ पे, G2M चेक पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। जिसको हम S फेज के बाद होता है G2M चेक पॉइंट यहाँ पे होगा, G2M चेक पॉइंट हो गया। एपीसी जो होता है वो पूरे ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस, तो पूरे फुल माइटोसिस के टाइम में हो रहा है, तो यहाँ पे एपीसी कह सकते हैं। यही है और क्या। अब हमको देखना है नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है कि जो सेल साइकिल चेक पॉइंट होता है उसमें G1 में क्या क्या चेक हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो चेक पॉइंट आ रहा है इसमें जो G1 इस चेक पॉइंट में क्या हो रहा है। इस पेज में जाने से पहले G1 जो चेक पॉइंट होता है इसमें सेल साइज जो होता है उसके बारे में चेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है उसके बारे में बात करते हैं। डीएनए डैमेज जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें चेक करते हैं प्रिपरेशन करने के लिए कि इसमें जो प्रोटीन है, एटीपी है, इस फेज में जाने से पहले इसमें जो जो चीजें है इस फेज के लिए उसमें, क्योंकि हमको क्या करना है डीएनए को डबल करना है, तो हम उससे पहले इसमें सारे देख लेते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं है। उस चीजों को G1S चेक पॉइंट इसमें हो जाता है, ये सारी चीजें चेक कर लिया जाता है। अब एस पे साइक्लिन सेड के कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है डीएनए एप्लीकेशन को, सेल पास कर जाते हैं नेक्स्ट फेज में, ठीक है। और नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे तो सेल साइकिल जो चेक पॉइंट होता है G2M, उसमें क्या होता है कि
अब G2M जो चेक पॉइंट होगा तो इस वजह से तो उसको जाना ही पड़ेगा सेल को। अगर वहां से नहीं गया तो G2M चेक पॉइंट होगा ही नहीं। अब G2M चेक पॉइंट जो होता है इसमें डीएनए एप्लीकेशन को देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जो 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 चीजें रिक्वायर्ड है आगे जाने पे, आगे वाले फेज के लिए वो इसमें प्रिपेयर हुआ कि नहीं। तो इसमें प्रोटीन देखते हैं, एटीपी देखते हैं, रिक्वायर्ड एम एम फेज के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीजें हैं कि नहीं। ट्यूबलिन सिंथेसिस देख लेते हैं क्योंकि वहां पे हमको क्या करना है कि क्रोमोसोम को भी सेपरेट करना है, तो ट्यूबलिन पहले से बना के रखता है। उसमें एम फेज साइक्लिन एसिड के कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, एक्टिवेट टू इनिशिएट माइटोसिस, देन सेल पास करता है नेक्स्ट एम फेज। ठीक है, नेक्स्ट फेज देखते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, तो चेक तो हो गया। अब चेक करने के बाद कहा कि एक लास्ट लास्ट जैसे सेल साइकिल जो चेक पॉइंट होता है, इसमें जितने भी चेक पॉइंट रिक्वायर होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। जैसे अब मान लीजिए सेल साइकिल चेक पॉइंट में जितने चेक पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं उसका सर्विस होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन द लेवल ऑफ दिस प्रोटीन इंक्रीज कर देता है डैमेज सेल को, जो अलाउ करता है डीएनए के टाइम रिपेयर करने के लिए बाय ब्लॉकिंग द सेल साइकिल। जैसे एक P53 क्या है, एक प्रोटीन है। ये क्या करता है, डीएनए को सेंस करता है एंड डैमेज जो रहते हैं उसको क्या करता है, रोक देता है कि भाई तुम डैमेज हो, तुम आगे नहीं जाओ। नहीं तो आगे जाएगा तो ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, कैंसर हो सकता है, कैंसरस करवा सकता है उस सेल को। तो जैसे ही देखता है कोई डिफेक्ट तो ये हाल कर देता है कि आगे नहीं जा सकते हैं। P53 उसको सेंस कर रहा है डीएनए डैमेज को एंड हाल्ट कर देता है। प्रोग्रेशन उसका जो आगे की तरफ जा रहा था उसको रोक देता है और जीवन फेज में ही ब्लॉक कर देता है CDK2 until damage can be repair। और CDK2 आता है उसको देखता है डैमेज को रिपेयर करने का काम ब्लॉक करके उसको जीवन फेज में एक्टिविटी को CDK2 और डैमेज कैन बी रिपेयर कर देता है। डैमेज जो होता है सेवर दैट कैन नॉट बी रिपेयर द सेल डिस्ट्रक्ट इट सेल्फ, सेल अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देता है बाई एपोप्टोसिस से। जैसे मान लीजिए कि अगर वो डैमेज है तो आगे क्यों जाएगा, उसको तो डिस्ट्रक्ट होना पड़ेगा ना। जैसे ही अगर मान लीजिए उसको हमने रिपेयर किया, कोशिश किया कि चलो भाई इसको रिपेयर कर लेते हैं फिर हम इसको यूज करेंगे, अब नहीं हो रहा तो इसको एपोप्टोसिस कर देते हैं। अगर एपोप्टोसिस उस सेल को नहीं किए तो कैंसरस हो सकता है, इसलिए उसको हम एपोप्टोसिस करवा के किल कर देते हैं। अगर इन केस ऑफ डैमेज डीएनए जैसे ही इस फेज के बाद एक्शन आता है, सीडीके इनहिबिट करता है, दस स्टॉप कर देता है प्रोग्रेशन ऑफ द सेल फ्रॉम G2 टू माइटोसिस। बोला कि माइटोसिस करने के बाद इन केस ऑफ डैमेज ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेज, ये भी बात अच्छा बात बोला है कि इस फेज से पहले जैसे इस फेज में डबल होता है, एक्शन ऑफ CDK1 इज इनहिबिटेड thus stopping the progress of cell from G2 to mitosis। तो हम क्या करते हैं, अगर इस फेज से पहले बोलना है कि अगर कुछ हो रहा है तो क्या करेंगे, उसमें कह रहा है कि CDK1 जो होता है वो इनहिबिट कर देगा कि तो G2 टू माइटोसिस में जा ही नहीं, उसका स्टॉप कर देगा प्रोग्रेशन को, G2 से माइटोसिस में जाने। क्योंकि इसमें तो पहले भी उसको बहुत सारी चीज रिक्वायर्ड है तभी तो आगे वाले फेज में जा रहा है। अगर वो सारी चीजें अगर हम उसे नहीं दें, अगर पहले प्रिपेयर करके नहीं रखे तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो CDK1 ही उसको इनहिबिट कर देता है कि भाई आगे नहीं जा सकते हो, उसके प्रोग्रेशन को रोक देता है G2 से माइटोसिस में जाने के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस चीज को समझ चुके हैं कि भाई कैसे अगर किसी सेल में अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे चेक पॉइंट के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करके किल करके बाहर किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।